ओके, तो मेथड ऑफ कोस्टिंग है क्या कि कोस्टिंग, आप कोस्ट अकाउंटिंग, आपको कोस्ट अकाउंटिंग अब समझ में आ चुका है। और अगर मैं इसको समराइज करूं तो कोस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कि हम जितने भी जो कोस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं उसको कैसे हम जितने भी कोस्ट ट्रांजेक्शन्स है, जितने भी कोस्टिंग से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है उनको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो कोस्ट कंट्रोल होता है और कोस्ट को असर्टेन करना होता है, यानी कोस्ट को कैलकुलेट करना और कोस्ट को कैलकुलेट करना और कोस्ट को कंट्रोल करना बेसिकली। अब उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, जो हमें ये मेथड सीखने हैं, और इन्हीं से रिलेटेड ना अलग अलग चैप्टर्स भी हैं। जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको मेथड्स दिखेंगे, जो मेथड ऑफ कोस्टिंग दिखेंगे। एक तो आपको दिखेगा, एक सेकेंड रुकना जरा। ओके, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कोस्टिंग के मेथड्स दिखेंगे। सबसे पहले एक जॉब कोस्टिंग। मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रो दिया था इसका कि जॉब कोस्टिंग क्या होता है। जॉब कोस्टिंग एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, इससे रिलेटेड आपको चैप्टर भी मिलेंगे, यानी आपके सिलेबस के अंदर है ये डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग सीखोगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग की जाती है, जॉब कोस्टिंग कैसे की जाती है। फिर बैच कोस्टिंग है, बैच कोस्टिंग। फिर उसके बाद आपका प्रोसेस कोस्टिंग, ऑपरेटिंग कोस्टिंग, ये सारे के सारे मेथड है, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। और यूनिट कॉस्टिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। क्या कोई कंपनी, क्या क्या सर, क्या कंपनीज क्या ये सारे मेथड यूज करती है? नहीं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ना, अब उनके पास चॉइस होती है वो कौन सा मेथड यूज करने वाली हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी जॉब कोस्टिंग ही यूज करे, मतलब अगर उसको कोस्टिंग कैलकुलेट करनी है तो हो सकता है कि वो जॉब कोस्टिंग यूज करे, मेथड यूज करे कोस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग यूज करे और कोई बैच कोस्टिंग यूज करे। कोई हो सकता है प्रोसेस कोस्टिंग यूज करे तो कोई ऑपरेटिंग कोस्टिंग यूज करे। अब वो आपको, जब आप इसको समझोगे ना कि इसका यूज क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा जो मेथड है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको जॉब कोस्टिंग मैंने बताया था लास्ट टाइम, जो लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा मैंने बताया था जॉब कोस्टिंग क्या होता है, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये है तो थ्योरी पार्ट, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप खुद पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आता। तो जॉब कोस्टिंग को समझाने के लिए मैं आपको, मैंने लास्ट टाइम मैंने एक टाइमलाइन ड्रॉ करी थी, ये मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि टेस्ला, यहाँ पे रॉ मटेरियल है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे रॉ मटेरियल है। फिर रॉ मटेरियल के बाद, रॉ मटेरियल यहाँ से स्टार्ट होता है और रॉ मटेरियल यूज़ होने के बाद, फिर वर्क इन प्रोग्रेस होने के बाद, फिर फाइनली एक आपका जो गुड्स यहाँ पे फाइनल स्टेज पे बन जाता है। फिनिश गुड्स यहाँ पे बनते हैं आपके। मतलब ये पूरी की पूरी ये प्रोसेस चलती है, इस पूरी प्रोसेस के बाद लास्ट में आपका फिनिश गुड बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे मैं टेस्ला कार का मैंने एग्जांपल लिया था कि टेस्ला हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो टेस्ला यहाँ पे लास्ट स्टेज पे टेस्ला बन जाएगी। तो अगर हम जॉब कोस्टिंग का मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो जॉब कोस्टिंग में देखो क्या होगा। जॉब कोस्टिंग में ना, आप उस प्लांट के अंदर, जब आप टेस्ला के प्लांट के अंदर जाओगे, इन सब के ना प्लांट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं बहुत बड़े बड़े। आप चाहे टाटा मोटर्स का देख लो, चाहे आप टेस्ला का देख लेना, आप चाहे कोई भी एनी अदर जो जो चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा का आप देख लो। ठीक है, तो इनके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, सच ए ह्यूज प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े एकर्स में बने होते हैं प्लांट्स। तो उसके अंदर ना, अब छोटी जॉब कोस्टिंग के लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको जॉब कोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग के लिए क्या होगा कि इन सारी प्रोसेस, इन सारे, जैसे मैं ये प्लांट है, ये पूरा का पूरा ये प्लांट है। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्लांट है। इस प्लांट के अंदर क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। जैसे एक जगह पे पेंट वगैरह हो रहा होगा, उस कार के ऊपर पेंट किया जा रहा होगा। एक जगह पे टायर्स को उस कार के साथ अटैच किया जा रहा होगा। एक जगह पे सीट बेल्ट, जो सीट बेल्ट्स वगैरह इंस्टॉल की जा रही होगी, या फिर उसकी जो बैटरीज वगैरह हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है तो उसकी बैटरी वगैरह इंस्टॉल की जा रही होगी। एक जगह पे उसका जो जो बेसिक जो उसका ढांचा जो है वो तैयार हो रहा होगा। एक जगह पे हो सकता है उसके मिरर्स लगाए जा रहे होंगे, है ना। तो बहुत सारे छोटे छोटे काम हो सकते हैं। एक कार को बनने के लिए उसके अंदर क्या बहुत सी छोटी छोटी
चीज़ें हो सकती हैं, उन्हीं चीज़ों को कहा जाता है जॉब। इन छोटी छोटी चीज़ों को कहा जाता है जॉब। जॉब, ये वो वाला जॉब नहीं है, एक छोटे छोटे वर्क को कहा जाता है जॉब। और उसी का जवाब क्या करोगे, आप रिकॉर्ड कर दोगे। जब इन्हीं छोटी छोटी जॉब को अलग से आप रिकॉर्ड करना स्टार्ट करोगे, यानी सिर्फ पेंट वाली जॉब है, उसको आप सेपरेटली आप रिकॉर्ड करते हो, यानी उसकी कॉस्टिंग, उसके अंदर क्या खर्चा आ रहा है, क्या खर्चा नहीं आ रहा, आप उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करते हो, तो इसी को ही कहलाया जाता है जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक बनने के लिए बहुत सी छोटी छोटी सी प्रोसेस, छोटी छोटी सी जॉब्स होंगी, मैं छोटी छोटी सी जॉब्स बोलूंगा इसको। तो इन सारी जॉब का अलग अलग जॉब का, हर एक इंडिविजुअल जॉब का कैलकुलेट करना कि इस जॉब की क्या कॉस्टिंग आ रही है, इस जॉब की क्या कॉस्टिंग आ रही है, इस जॉब की क्या कॉस्टिंग आ रही है, इस जॉब की क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हो सकती हैं, हो सकता है 10 जॉब्स हो सकता है 10 जॉब्स हो। तो इन 10 इंडिविजुअल जॉब्स का कॉस्ट कैलकुलेट करना, उसे जॉब कॉस्टिंग कहा जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? अगर इसका फ़ायदा, अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे, तो फ़ायदा ये होता है कंपनी को कि कंपनी ना हर एक चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, और फिर उसको पता लग जाता है कि ऐसी कौन सी जॉब है जो ज़्यादा जिसमें खर्चा हो रहा है ना। जैसे पेंट है, पेंट जॉब की बात करूँ, तो कंपनी को अगर ऐसा लग रहा है कि पेंट जॉब के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम डेवोट हो रहा है और सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग आ रही है, सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग पेंट जॉब के अंदर आ रही है, तो हो सकता है कि अगर हम इसको आउटसोर्स कर दें, तो क्या मुझे सस्ता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनीज क्या करती है, वो डिसीजन ले लेती है। कोस्टिंग में दिव्यार्थ, जो कोस्टिंग में ना देखो, आप सिर्फ कर रहे हो कॉस्ट अकाउंटिंग, आप कर रहे हो कॉस्ट अकाउंटिंग, तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, वेयर एज डिसीजंस ना मैनेजमेंट के ऊपर होता है ना। ये तो मैं साथ साथ में आपको बता रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि डिसीजन कैसे लिया जा रहा है। मैं आपको लिंक कराने के लिए मैं तो डिसीजंस भी बता रहा हूँ साथ में कि भैया, अब यहाँ पे तो जॉब कॉस्टिंग क्या कह रहा है, जॉब कॉस्टिंग ये नहीं बोल रहा कि आपको डिसीजन कैसे लेना है। जॉब कॉस्टिंग तो इतना बोल रहा है कि हर एक जॉब को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, मतलब जितनी जो पूरी प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग की, एक कार मैन्युफैक्चरिंग की, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और हर एक जॉब की अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करो। खत्म बात, जॉब कॉस्टिंग इतना ही कह रहा है। अब इसका डिसीजन कैसे लेना है, तो डिसीजन मैंने आपको बताया एक स्टेप आगे बढ़कर कि मैनेजमेंट क्या करेगा, कि मैनेजमेंट हर एक जॉब को देखेगा, कौन सी जॉब ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है, तो उसको उसका कोई सब्सटीट्यूट देखेगा कि इसका कोई सब्सटीट्यूट है कि नहीं है, इसका कोई अल्टरनेटिव है कि नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आउटसोर्स कर दिया जाए इसको, है ना। तो अगर इसको आउटसोर्स करके अगर सस्ते में पड़ रहा है, जैसे टेस्ला को जो पेंट है वो महंगा पड़ रहा है, वो कह रहा है कि भैया कहीं बाहर से करवा लेते हैं, तो बाहर से करवा सकता है वो। ठीक है, अल्टीमेटली तो उनको कॉस्ट कंट्रोल करनी है ना, और क्वालिटी भी देनी है। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना नहीं सिखाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा का पूरा, कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग ही है कि आपको रिकॉर्ड कैसे करना है। डिसीजन तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा में बता दिया कि ऐसे लेना होता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर लैंग्वेज में देखो तो इन दिस मेथड क्या किया जाता है, कॉस्ट आर कलेक्टेड, कॉस्ट को कलेक्ट किया जाता है और एक्यूमुलेट किया जाता है फॉर ईच जॉब। हर एक जॉब की ना जितनी भी जो कॉस्ट है, अब ये जो पेंट जॉब है, पेंट जॉब, तो पेंट जॉब की पूरी कॉस्ट क्या होगी, उसका रेंट हो सकता है कि उस प्लेस का रेंट कितना है, उस पर कौन से कलर यूज़ होंगे, केमिकल कलर जो यूज़ होने हैं, कौन सी मशीन यूज़ होगी, उस मशीन का क्या खर्चा है, उसका मशीन का रिपेयर, उस मशीन उसके उसके अंदर जो लेबर लगे हुए हैं, जो भी इंजीनियर्स लगे हुए हैं जो पेंट करते हैं, उसका क्या खर्चा है। तो टोटल सारा का सारा जो उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जितना भी जो खर्चा होगा उसको टोटल किया जाता है, उसे ही जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। तो बस वही सब लिखा हुआ है। अब ये मेथड यूज़ कहाँ पे हो सकता है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर यूज़ होता है, बाकी ये देखो प्रिंटिंग प्रेस में भी यूज़ होता है। इन मेथड्स को, जॉब कोस्टिंग को प्रिंटिंग प्रेस या रिपेयर शॉप्स वगैरह के अंदर यूज़ होता है ना। या फिर इंजीनियरिंग वर्कशॉप हो गई, जो इंजीनियरिंग कंपनीज होती हैं, जो ज़्यादातर जो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की ही बात कर रहा है ये। ठीक है, ये सर्विस नहीं है, ये इंजीनियरिंग वर्कशॉप हो गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग में जो लगे होते हैं। ठीक है, या पेंटिंग वगैरह, तो ज़्यादातर ये पेंटिंग से रिलेटेड ये चीज़ें बोल रहा है। तो हालांकि मैंने ये आपको ये भी बताया कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं, जॉब कोस्टिंग मेथड यूज़ होते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आपका आता है सेकंड सेकंड मेथड है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग होता है कि कॉस्ट को कैलकुलेट करना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अब हम जॉब के हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर रहे। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग का मतलब हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस हर एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कॉस्ट को कैलकुलेट करना। अब ऐसी चीज़ें कहाँ काम आती हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे डीएलएफ, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में ज़्यादातर ये कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग यूज़ होती है, डीएलएफ। या फिर आपका जो कंपनी है लार्सन, लार्सन एलएनटी, डीएलएफ हो गया, एलएनटी हो गया, जितनी भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, या फिर रिलायंस इंफ्रा हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं बहुत सारे, डीएलएफ को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। तो और लार्सन कंपनी को भी, लार्सन एलएनटी को भी क्या मिलता है, इसको भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग कोस्टिंग कैलकुलेट करनी, उसे कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग कहते हैं। बिल्कुल सिंपल था ये। जैसे लार्सन को 3 कॉन्ट्रैक्ट मिले, एक कॉन्ट्रैक्ट, 2 कॉन्ट्रैक्ट, 3 कॉन्ट्रैक्ट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग कोस्टिंग कैलकुलेट करनी और अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट करना, हर एक का इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी। तो यहाँ पे भी लिखा भी है, देखो, दिस मेथड इज यूज्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्क, शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शनल इंजीनियर्स। तो उन सब के लिए जहाँ पे जब डैम्स वगैरह या पुल्स वगैरह या कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं, है ना, या रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग का मेथड। वहाँ पे वो जॉब कॉस्टिंग करेंगे क्या? जॉब कॉस्टिंग थोड़ी लगाएंगे वहाँ पे वो, है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो अलग अलग हो गए ना, तो वहाँ पे जॉब कॉस्टिंग लगेगा ही नहीं। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जॉब कॉस्टिंग कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। तो इसका चैप्टर भी है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, आपको आपके सिलेबस में है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का चैप्टर। उसके बाद जो थर्ड है बैच कोस्टिंग। बैच बैच कोस्टिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने इसका जो लिंक है ना बैच कोस्टिंग का, इसका लिंक है जॉब कोस्टिंग के साथ लिंक है। जैसे मैंने जॉब कोस्टिंग के अंदर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी जॉब्स होंगी छोटी छोटी। गौरव गौरव को वापस बुलाओ, तभी तो इन करवाऊंगा उसको, आया ही नहीं वो। नंदन सर, जॉब कोस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग फॉर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ वर्क के लिए होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग देखो, ज़्यादातर आप समझ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के लिए होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मिलते हैं। जैसे जितने भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, उनको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मिलते हैं। जैसे एक बिल्डिंग का, उस बिल्डिंग का गुड़गांव में एक जगह है, उस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला उनको, है ना। फिर उसके बाद नोएडा की एक कोई ऐसी लोकेशन है, उस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला उनको। तो फिर वो वहाँ पे क्या जॉब कोस्टिंग लगा सकते हैं? नहीं, वहाँ पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। यानी जो गुड़गांव वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसका अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, नोएडा वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जॉब कोस्टिंग में क्या होता है कि जॉब कोस्टिंग में अब एक ही कंपनी है, अब एक ही कंपनी के कोई प्रोडक्ट तैयार होने हैं। अब वो तैयार होने के लिए बहुत सी छोटी छोटी प्रोसेस हो सकती है, छोटे छोटे जॉब्स हो सकती हैं। जैसे मैंने ज़्यादातर मैं बता देता हूँ कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग है, कार के अंदर सबसे ज़्यादा वो होती हैं चीज़ें। कार या कोई भी ऑटोमोबाइल में, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, छोटी छोटी जॉब्स होती हैं। आप किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की यूट्यूब पे वीडियो देखना, या अगर आप कभी किसी प्लांट में गए होंगे कभी अगर स्कूल टाइम पे कभी जब पिकनिक में लेके जाते हैं, तो कभी किसी प्लांट में गए हो,
हाँ, फॉर स्पेसिफिक सर डिफाइंड। पार्ले जी के में गए थे। पार्ले जी, पार्ले जी में तो हमें भी लेके गए थे। यस सर। ब्रिटानिया नहीं, पार्ले जी में नहीं, ब्रिटानिया में लेके गए थे हमें स्कूल टाइम में। खैर, लेकिन पार्ले जी के अंदर भी हो सकती है, आप कह सकते हो कि अब जब वो जो बिस्किट्स बनेंगे, बिस्किट्स के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी जॉब्स हो सकती हैं। जैसे कि अ, अब जैसे अब मैं इतना टेक्निकल कोई बंदा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको, जैसे अगर हम बिस्किट बनाते हैं, आज हम बिस्किट बनाते हैं, तो बिस्किट को बनाने के लिए क्या क्या छोटी छोटी अगर आप जॉब्स को बांटो, तो कौन कौन सी जॉब हो सकती है? एक जॉब हो सकती है कि मिल्क वाली प्रोसेस, अगर जो बिस्किट्स हैं मिल्क से बन रहे, तो मिल्क का कोई प्रोसेस होगा, कुछ पाउडर्स वगैरह यूज़ होने वाले होंगे, तो उसका अलग अलग वो होगा, एरिया होगा। या कोई जहाँ पे शुगर यूज़ होने वाली है, शुगर का अलग होगा, है ना। जहाँ पे पैकेट, जब वो बिस्किट्स बन जाएंगे, उसको जब पैकेट में डाला जाएगा, उसका अलग वो होगा। तो उन छोटी छोटी चीज़ों को अलग अलग हिस्सों में बांट देना, उसे जॉब्स कहा जाता है। हाँ, पैकेजिंग। ठीक है। इन छोटी, अब बिस्किट्स की बात करूं तो अब देखो, बिस्किट्स के अंदर ना ज़्यादा जॉब आपको मिलेगी नहीं, आपको थोड़ी सी जॉब मिलेंगी, तो वहाँ पे जॉब कोस्टिंग अप्लाई नहीं होगा, वो तो ज़बरदस्ती मैंने अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर मैं कार मैन्युफैक्चरिंग मैंने स्पेशली बोला आपको। अच्छा, बैच कोस्टिंग अभी बताता हूँ, बैच कोस्टिंग तो अभी मैंने बताया नहीं। जो कार मैन्युफैक्चरिंग मैंने जानबूझ के बोला, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ना आप देखोगे उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जॉब्स होती हैं। आप कभी यूट्यूब पे वीडियो देखना, उस पर आपको कार मैन्युफैक्चरिंग की कोई वीडियो देखना, आपको बहुत सी छोटी छोटी सी जॉब्स मिलेंगी। अगर डिस्कवरी चैनल या आपने वो एक आता था ना, नेशनल, क्या नाम है उसका, एक नेशनल नेशनल ज्योग्राफी। जी। हाँ तो, नेशनल नेट हाँ, ज्योग्राफी। जियो। नेट जियो, नेट जियो, उस पे आते थे या काफ़ी, हिस्ट्री टीवी पे भी आते थे, है ना, बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे, या तो यूट्यूब पे ही देख लेना, तो आपको बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी प्रोसेस दिखती हैं कार मैन्युफैक्चरिंग के, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं उनकी, क्योंकि कार के अंदर एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लगती हैं। तो उन्हीं को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, उसे जॉब्स कहा जाता है। और फिर उन्हीं का ही अलग से कैलकुलेट करना, हर एक जॉब का कॉस्ट कैलकुलेट करना, उसे जॉब कोस्टिंग कहते हैं। अब बैच कोस्टिंग में बता रहा था आपको, बैच कोस्टिंग में पता है क्या होता है, कि कभी कभार कंपनी कहती है, यार इतनी सारी जॉब को बांट के करना क्या है, फालतू में इतनी खाम का इतनी जॉब्स को बांटना चाह रहे हैं हम। उससे बेटर एक क्या करते हैं, हर हर कोई जो सिमिलर जॉब्स है ना, जो सिमिलर टाइप की जॉब है, उनको क्या करो, एक पूरा का पूरा बैच बना दिया जाए। मतलब ये जैसे आप देख रहे हो, ये सारी अलग अलग जॉब्स थी, इनका पूरा एक बैच बना दिया, है ना। और फिर उसके बाद में दूसरी जो अलग जॉब्स थी, उनका एक बैच बना दिया। तो इनको बैच कोस्टिंग कहा जाता है। जब कोई सिमिलर जॉब्स होती हैं, उन सिमिलर जॉब्स को क्या किया जाता है, एक पूरा का पूरा बैच बना दिया जाता है, और उस बैच को फिर बैच के हिसाब से कोस्टिंग की जाती है। यानी अब इस पूरी बैच का कोस्टिंग निकाली जाएगी। जैसे अब आप सारे स्टूडेंट्स थे, आपके क्या बनाए, बैच बना दिए ना। एक तो सेक्शन ए बना दिया, सेक्शन बी बना दिया, और एक सेकेंड शिफ्ट बना दिया। सेक्शन बी बनाया है? हाँ, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और सेकेंड शिफ्ट बना दिया। इस तरह से बनाया ना, तो ये क्या किया, इन्होंने बैच बना दिया एक तरह से। ठीक है। तो बैच बनाने के बाद अब आप कोस्टिंग कैलकुलेट अगर वो करना चाहते हैं, तो कैसे कोस्टिंग का, पूरे बैच की कोस्टिंग करेंगे। तो ये इसके अंदर अब हो सकता है कि 3 जॉब हो, इस बैच के अंदर हो सकता है 3 जॉब हो। अब उन तीनों जॉब का जो टोटल पूरा एक बैच का कोस्ट निकाला जा रहा है, फिर ये दूसरे बैच का कोस्ट निकाला जा रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है जॉब और बैच कोस्टिंग में क्या डिफरेंस था? देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब कोस्टिंग। जॉब कोस्टिंग कोई की एक्सटेंशन है ये, और कुछ नहीं है। तो बैच में रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ स्मॉल जॉब्स। जितनी भी जो स्मॉल जॉब्स होती हैं, जो छोटी छोटी जॉब्स होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, उसको जब एक बैच के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, एक बैच बना देते हैं, और फिर उस बैच के हिसाब से फिर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। अब ये कहाँ पे यूज़ हुआ जाता है? ज़्यादातर यहाँ पे बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, जहाँ पे हम ज़्यादा ना छोटी छोटी जॉब्स को बांट नहीं सकते, इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है ना। अब बिस्किट्स में, अब पानी डालना, मिल्क डालना, शुगर डालना, अब इनको अलग अलग जॉब बना के करोगे क्या आप? इसको एक ही में डाल दो ना। तो इस तरह से होता है। बट लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो जॉब्स होती हैं, है ना, उसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, और उनकी अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जो, अगर मैं कार की बात करूँगा, कार कोई 10-20 रुपए की कार थोड़ी होती है। कार जो होती है वो लैक्स में होती है। बट बिस्किट की बात करें तो बिस्किट तो छोटा छोटा सा ही होता है ना एक, है ना।
तो इस वजह से भी ध्यान दिया जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, अब जो कार है वो लैक्स में आएगी, तो लैक्स लैक्स में उसको फिर उसको छोटी छोटी जॉब्स में जब तक नहीं बांटेंगे तब तक उसकी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाएगा। नहीं तो कार की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, और कार की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो कार का सेल प्राइस बढ़ जाएगा, और जब कार का सेल प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर जो आपके जो कस्टमर हैं क्या वो लेना चाहेंगे आपकी कार? नहीं लेना चाहेंगे, आपकी कार ही महंगी हो गई तो कस्टमर थोड़ी लेना चाहेगा। कस्टमर के पास और भी चांसेस है ना, अगर टाटा टाटा मोटर्स ने अपनी कार को महंगा कर दिया तो जो कस्टमर है वो महिंद्रा महिंद्रा की ले लेगा, है ना, वो सुजुकी की ले लेगा। तो ये जो बिस्किट्स मैन्युफैक्चर है या गारमेंट्स मैन्युफैक्चर है या टॉयज़, शूज़, बाइसिकल, बाइसिकल में भी आप देखोगे ना तो ज़्यादा पार्ट्स होते नहीं है बाइसिकल के। एक साइकिल की बात करूँ तो साइकिल में इतने पार्ट होते हैं क्या, खुद सोचो। अगर कार की बात करूँ तो कार के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, रेडियो लगा होता है, पता नहीं क्या अंटसंट इतनी सारी चीज़ें लगी होती हैं। बट क्या बाई साइकिल के अंदर कुछ चीज़ें लगी होती है? नहीं, दो टायर लगा दिए बस, वो एक लोहा बना दिया बस, उसको बना के हैंडल लगा दिया बस, हो गया ख़त्म, ब्रेक्स लगा दी। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, तो इसलिए इसको जॉब में बांटने की ज़रूरत नहीं है। इसको फिर क्या करो, आप पूरा का पूरा एक बैच बना दो, उसको उसको बैच में बना के कैलकुलेट करो, बात ख़त्म। तो आपको सेंस समझ में आ रही होगी कि बैच कॉस्टिंग आप कहाँ पे यूज़ करोगे। कभी कभार एग्जाम में पता है ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ना इंडस्ट्री दी होगी और उस इंडस्ट्री के हिसाब से बताना पड़ेगा कि व्हाट इज सुटेबल मेथड। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे। अच्छा, अभी प्रोसेस तो बताया नहीं ना सिद्धार्थ, रुको तो सही, अभी प्रोसेस बताऊंगा, अब ये प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने 3 बताए हैं, अगर तीनों में कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताओ, अभी मैं यहाँ पे वेट कर। अब देखो प्रोसेस कोस्टिंग में क्या होता है। प्रोसेस कोस्टिंग में ना ये वो मेथड है जिसके अंदर ना आप ना ही जॉब फाइंड आउट कर पा रहे। अब ये पूरी प्रोसेस है, मान लो ये भी पूरी ये पूरी टाइमलाइन है। अब मैंने आपको बताया था जॉब कोस्टिंग के अंदर आप अलग अलग जॉब को फाइंड आउट कर लेते हो कि ये एक जॉब है, ये दूसरी जॉब है, ये तीसरी जॉब है, ये चौथी जॉब है। बैच के अंदर क्या करते हो, जो सिमिलर जॉब्स होती है ना उसको एक हिस्से में बांट देते हो, उसका एक ग्रुप बना लेते हो, उस ग्रुप को कहते हैं बैच। कॉन्ट्रैक्ट तो अलग ही था, मैन्युफैक्चरिंग में चलता है, वो कंस्ट्रक्शन में चलता है कॉन्ट्रैक्ट तो, ठीक है। प्रोसेस कोस्टिंग में क्या होता है कि जब ना आप जॉब वगैरह में नहीं बांट पाते, यानी आप जॉब्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप ना प्रोसेस में तो बांट सकते हो। क्या आप प्रोसेस में बांट सकते हो? हाँ, कुछ चीज़ों को आप प्रोसेस में बांट सकते हो, तो प्रोसेस में बांट देना। मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको जॉब में नहीं बांट पा रहे क्योंकि आपको जॉब मिल ही नहीं रही, उसकी इंडिविजुअल जॉब्स नहीं मिल रही आपको कि कौन कौन सी जॉब हैं, कितनी कितनी जॉब हैं उसके अंदर, ठीक है, आपको वो नहीं मिल पा रहा। लेकिन आप उसको प्रोसेस में ज़रूर बांट सकते हो कि प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, यानी कुछ भी बनना है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं शुगर केन्स की बात करूं, हमें शुगर बनानी है, हमें गन्ने से शुगर बनानी है, ठीक है। ओहो, यहाँ पे ए और आना था शुगर, तो हमें शुगर बनानी है, हमें तो यहाँ से हमें गन्ने से शुगर बनानी है, ठीक है। ये हमारे पास गन्ने हैं, तो इन गन्ने से हमें शुगर बनानी है। तो अब गन्ने से शुगर बनाने के लिए हमें लेकिन जॉब फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हम, बट हम प्रोसेस फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्रोसेस नंबर 1 है। पहले ये जो गन्ने हैं इन गन्नों को प्रोसेस 1 में भेजा जाएगा, फिर प्रोसेस 2 में भेजा जाएगा, फिर फाइनली प्रोसेस 3 में भेजा जाएगा, और फिर हमारी जो शुगर है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं, और फिर प्रोसेस में बांट देना, और प्रोसेस में बांट कर फिर हर एक प्रोसेस की कॉस्टिंग निकालना, यानी प्रोसेस नंबर 1 की कॉस्टिंग निकालना कि प्रोसेस नंबर 1 की कॉस्टिंग कितनी है, प्रोसेस नंबर 2 की कॉस्टिंग कितनी है, प्रोसेस नंबर 3 की कॉस्टिंग कितनी है। अब आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर ये हमें प्रोसेस पता कैसे चलेगा? अब ये प्रोसेस तो मैनेजमेंट का डिसीजन है ना, वो कौन से किसको किसको कैसे बांटना चाहते हैं, वो मैनेजमेंट का सोलली जो है ये मैनेजमेंट का डिसीजन है कि वो प्रोसेस को कैसे बांटना चाहते हैं। हो सकता है किसी कंपनी के अंदर सिर्फ दो प्रोसेस हो, P1 और P2। ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी के अंदर सिर्फ 2 प्रोसेस हो, P1 और P2, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी के अंदर 4 प्रोसेस हो, P1 P2 P3 P4,
ठीक है। तो डिपेंड ऑन मैनेजमेंट डिस्क्रिशन होता है कि मैनेजमेंट क्या चाह रही है, किस हिसाब से उन्होंने प्रोसेस को बांटा हुआ है। तो ये सोनली डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि वो कैसे जो मैनेजमेंट है कैसे डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो कि ऐसे एग्जांपल कौन से हैं कि जहाँ पे जो प्रोसेस कोस्टिंग यूज़ होती है वो होता है टेक्सटाइल मिल्स हो गया, या फिर आपका केमिकल रिलेटेड जो कंपनीज हो गई, ठीक है, या शुगर मिल्स हो गई जो आपकी, या जो पेपर मिल्स हो गई, ठीक है, या फिर आपका जो सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, साबुन बनाने वाली कंपनीज हो गई, तो वो भी वो क्या यूज़ करती हैं, वो प्रोसेस कोस्टिंग यूज़ करती है। ठीक है। ओके मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑपरेटिंग कोस्टिंग। ऑपरेटिंग कोस्टिंग ऑपरेटिंग कोस्टिंग होती है ज़्यादातर ना सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। ऑपरेटिंग कोस्टिंग अभी तक तो आपने एक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का देखा था। ये जो चार प्रोसेस आप चार कोस्टिंग देख के आए हो, चार मेथड जो देख के आए हो, वो सारे के सारे मेथड कौन से थे? एक गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे आप। बट व्हाट अबाउट सर्विस? अगर कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कैलकुलेट करना चाहते हैं या होटल कैलकुलेट करना चाहते हैं कि होटल के अंदर जो उनका सिंगल रूम है, सिंगल रूम की कितनी कॉस्टिंग पड़ रही है। मान लो कोई होटल है ना, आपका कोई होटल है, आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो कि जो एक रूम की कितनी कॉस्टिंग आ रही है, या हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ये कैलकुलेट करना चाहता है कि एक बेड की एक दिन में एक बेड की कितनी कॉस्टिंग आ जाती है। मैं पेशेंट के हिसाब से नहीं बात कर रहा, मैं कंपनी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर मैक्स हॉस्पिटल है तो मैक्स हॉस्पिटल ये जानना चाहता है कि मेरा जो एक जो बेड है, उस बेड की कितनी कॉस्टिंग आ जाती है मेरे को। ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है। या फिर ट्रांसपोर्ट के अंदर हो सकता है कि जैसे मैं इसका बताता हूँ, जैसे वोल्वो है ना, आप यहाँ से आप दिल्ली से शिमला जा रहे हो या दिल्ली से गोवा जा रहे हो, वोल्वो के अंदर आपने वोल्वो बस बुक कराई। तो अब वो बस वाला जो बस का जो ओनर है वो ये कैलकुलेट करना चाहता है कि जो मेरी वोल्वो की जो एक सीट है तो उसकी क्या कॉस्टिंग पड़ रही है, या एक पैसेंजर की कितनी कॉस्टिंग पड़ती है मेरे को। अब आप पूछोगे कॉस्टिंग कैसे? अरे उस पूरे टाइम ड्यूरेशन में जितना भी पेट्रोल डला, जितनी भी रिपेयर हुई, उस बस की रिपेयर कराया गया, और उसमें जितना भी पेट्रोल लगाया गया, ड्राइवर की जो सैलरी थी, इन सब को कैसे बांटोगे आप सीट के हिसाब से बांट दोगे, पैसेंजर के हिसाब से बांट दोगे, और हर एक पैसेंजर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर दोगे। बात समझ आ रही है? हाँ, टोल टैक्स भी, अगर कोई टोल टैक्स लगा तो टोल टैक्स को भी पैसेंजर के हिसाब से बांट दोगे। तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो एक पैसेंजर के हिसाब से? मैं आपसे पूछूं, मान लो आपके पास बस है और मैं आपसे पूछूं कि ये बस ना दिल्ली टू गोवा जा रही है, हम गोवा जा रहे हैं, हम सारे के सारे तो दिल्ली टू गोवा जा रहे हैं, ठीक है, तो हर एक पैसेंजर की कितनी कॉस्ट पड़ रही है? ठीक है, पैसेंजर की साइड से नहीं, अगेन मैं बोल रहा हूँ पैसेंजर की साइड से नहीं, ओनर, बस के ओनर की साइड से, कि बस के ओनर को कितना खर्चा पड़ रहा है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है। तो कुल मिला के सर्विस में यूज होता है। अच्छा, लेस देन 1 मिनट बचा है, आप दोबारा रिजॉइन करना, तो मैं आपको यूनिट कॉस्टिंग, बहुत इजी यूनिट कॉस्टिंग है, इसको कंप्लीट करा के। अब देखो यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है, सबसे इजी यही है यूनिट कॉस्टिंग या सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। इसके नाम से क्या पता लग रहा है? इसमें यह कर रहे हैं कि हम ना कि एक प्रोडक्ट की कितनी कॉस्टिंग आ रही है, वो उसे यूनिट कॉस्टिंग कहते हैं। यानी सिंगल प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, वो वाले मेथड को यूज़ करना, उसे सिंगल यूनिट कॉस्टिंग या फिर सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग कहते हैं। ओनली वन। हाँ, ठीक है। जैसे लेट्स से कैलकुलेटर, अगर हम कैलकुलेटर की बात करूं तो एक कैलकुलेटर है, तो उस कैलकुलेटर के पर पीस कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कितनी कॉस्टिंग आ रही है, तो उसे हम सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड कहते हैं। ठीक है। तो उसे अब ऑब्वियसली ये जो मैनेजमेंट का डिस्क्रिशन है कि मैनेजमेंट कौन से मेथड लगाना चाहती है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जॉब कॉस्टिंग भी एप्लीकेबल कर रही है, कंपनी ने जॉब कॉस्टिंग भी लगा दिया और यूनिट कॉस्टिंग भी लगा रखा है उन्होंने, यानी जॉब कॉस्टिंग तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं वो,
साथ में ये भी देखना चाहते हैं, साथ में ये भी देखना चाहते हैं वो कि पर प्रोडक्ट के हिसाब से उनकी क्या कॉस्टिंग आ रही है। क्या ऐसा भी कर सकते हैं? यानी जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर ने जॉब कॉस्टिंग लगा रखी है, जॉब कॉस्टिंग के साथ साथ वो यूनिट कॉस्टिंग भी देखना चाहते हैं, यानी उनकी एक कार की कितनी कॉस्ट आ रही है। क्या वो भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, किसी ने मना थोड़ी किया है ना भाई, किसी ने मना थोड़ी किया है, तो कर सकते हैं। दोनों ने दो दो मेथड लगा लो, अब कंपनी के ऊपर मर्जी है। यस, तो ये ज़्यादातर ना वैसे प्रोडक्शन कंपनीज के अंदर यूज़ होगा यूनिट कॉस्टिंग। तो ये एक तरह से एक एडिशनल मेथड हो गया कि जिसमें आप एक्स्ट्रा 5 मेथड तो ऊपर हैं ही, इन 5 मेथड के अलावा अगर आप यूनिट कॉस्टिंग भी एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। हालांकि यूनिट कॉस्टिंग के अंदर इन्होंने बोला हुआ है कि ऐसा नहीं होता कि यूनिट कॉस्टिंग के अंदर ये जैसे ब्रिक्स की बात करूं, तो ब्रिक्स के अंदर ना आपको पर ब्रिक के हिसाब से कॉस्टिंग कैलकुलेट नहीं होती है। जो ब्रिक्स इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, वो 1000 ब्रिक के हिसाब से कैलकुलेट करती हैं, या फिर जो कोल माइंस हैं वो पर टन के हिसाब से कैलकुलेट करती हैं। अब जैसे मैं कोयला की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, एक कोयला है, ठीक है, अब उस कोयला की मैं कैलकुलेट करना अब ये कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसके हिसाब से पर टन के हिसाब से हो जाता है कि पर टन के हिसाब से, या स्टील है तो स्टील भी पर टन के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट की जाती है। जो जो टाटा स्टील, अगर मैं बात करूँ टाटा स्टील, अगर वो कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे तो किसके हिसाब से बात करेंगे, वो पर टन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। कोल की बात करूँ तो पर टन के हिसाब से बात करेंगे। ब्रिक्स इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो 1000 ब्रिक्स के हिसाब से वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यूनिट कॉस्टिंग में सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ आपका एक ही, ऐसा नहीं है कि आप एक ही ईंट, कल को एक ही ईंट जो है, जो ब्रिक है, उसका आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो, नहीं। इसके अंदर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो डिपेंड करता है, तो डिपेंड ऑन केसेस टू केसेस हो सकता है। जैसे अब कार है, तो कार के लिए तो फिर एक कार के हिसाब से कैलकुलेट करोगे ना, बट अगर ब्रिक्स की बात करो तो 1000 ब्रिक्स हो जाएगा। कोल की बात करें तो टन के हिसाब से हो जाएगा। इन दैट वे आप कैलकुलेट करोगे। तो ये इजी था वैसे। अब मल्टीपल कोस्टिंग क्या है? मल्टीपल कोस्टिंग वही चीज़ है कि जब मैंने आपको बताया था कि क्या कंपनी सिर्फ एक ही मेथड यूज़ करेगी, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन वन मेथड कंपनी यूज़ करे। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनीज क्या करे, वो मोर देन वन मेथड यूज़ करे, तो उसे मल्टीपल कोस्टिंग या फिर कंपोजिट कोस्टिंग मेथड कहा जाता है। जब दो या दो से ज़्यादा मेथड यूज़ किए जाते हैं उन्हें कंपोजिट कोस्टिंग कहा जाता है। जैसे एक जगह पे जॉब कोस्टिंग भी हो रहा है और यूनिट कोस्टिंग भी एप्लीकेबल हो रहा है, तो कंपोजिट कोस्टिंग बोलो, मल्टीपल कोस्टिंग बोलो, ठीक है।